तो गाइस कैसे हो आप लोग। सोलर स्टार ओरिजिन कंटिन्यूइंग के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 319 में आप सभी का एकदम से फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग वैंग हॉल में जाके वैंग हॉल मास्टर को ही कह देता है दम है तो उखाड़ कर दिखाओ। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। जहाँ पे लूफेन फाइनली वैंग कैब से बाहर निकलता है और लूफेंग गुस्से में कहता कि एक और कचरा आ गया। अब लूफेंग इस मीटिंग से पहले ऑलरेडी ये पता लगा पाया था, मतलब कि वो अंदाजा लगा लिया था कि इंसेक्ट नेस्ट, गिफेन और वांगलिन पवेलियन ये सभी लॉर्ड ऑफ वैंग हॉल के ही फैक्शंस हैं। मतलब लॉर्ड ऑफ वैंग हॉल जो कि यहाँ का 3 पैलेस मास्टर से एक है, जो कि कह सकते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैलेस मास्टर है। उसी के अंदर ये तीनों प्लंडरिंग के फोर्सेस आया करती थी और लूफेंग ने अंदाजा लगा लिया था। और जब ये मीटिंग कंप्लीट हुई तो लूफेंग ने ये जजमेंट लगा लिया कि हाँ, मैंने जो सोचा वो सही था। लॉर्ड ऑफ वैंग हॉल ही इन सारे प्लंडरिंग फैक्शंस का मास्टरमाइंड है। और यहाँ पे लूफेंग यही कहता है कि इतने समय से ये हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ आखिर क्यों। लूफेंग खुद से सोचते हुए कहता है कि ये अंडरस्टेबल है, क्योंकि यार सिर्फ ऑपरेशन सिटी के ट्रेड से और लिविंग एक्सपेंस और रेंटल फीस से कोई भी प्रॉफिट्स नहीं बना सकता है। इसलिए ये बंदा प्लंडरिंग के फोर्सेस को बनाकर क्रिएट रखा है। लेकिन लूफेंग गुस्से में कहता है कि वो बहुत ज्यादा कर रहा है और उसने अपने इस जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी चकारी, महामारी, लूटपाट, मतलब हर एक चीज, मारकाट, हर एक चीज को यूज करना शुरू किया। यहाँ तक कि पैसों की कमी होती तो सस्पेक्टेड प्रैक्टिशनर्स के स्क्रीनिंग को भी कर देता, जिससे कि वो और पैसे निकलवा सकता। और वो गुस्से में कहता कि पैलेस मास्टर वैंग, तुम तो सच में एक कचरे की डिब्बी जैसे हो। फॉर्चुनेटली लूफेंग के पास अभी उतनी पावर्स नहीं थी। लूफेंग ये भी कहता कि अच्छा हुआ कि यार इस बंदे को सिटी की बिल्डर अथॉरिटी नहीं मिली है। अगर उसके पास सिटी की बिल्डर अथॉरिटी मिल जाती ना तो हो सकता है कि वो रेंटर प्राइस को और इंक्रीज कर दें, बाकी सब करें, प्लंडरिंग और भी ज़्यादा बढ़ा दें। वो बहुत ही पावरफुल तरीके से पूरे की पूरे यूनान सिटी के प्रैक्टिशनर्स को लूटना शुरू कर देंगे। वहाँ पे पता होना चाहिए कि यार पैलेस मास्टर वैंग और लूफेंग बहुत ही अलग है। लूफेंग या उन सबको मारता है जो गलती करते हैं, लेकिन ये सब तो गलतियां ही करते हैं। मतलब लूफेंग इन सबको मारने के लिए ही बनाया गया है। इसके साथ हमें ये बताया जाता है कि लॉर्ड ऑफ वैंग, जो कि आपने पिछले एपिसोड में जान रखा कि ये बंदा सेमी ह्यूमन डॉग कमांडर स्टेज, कंप्रीहेंडर स्टेज तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी और इसके पास बहुत सारे कल्टिवेशंस के कह सकते हैं कि उनके एक्सपीरियंस मौजूद होते हैं। इसकी गहराई भी काफ़ी अंदर तक थी, लेकिन यार इतने समय तक कल्टिवेशन करने की वजह से यार इसको भी ब्रेक थ्रू करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी थी और ये आगे ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पा रहा होता है। इसलिए पैलेस मास्टर वैंग अपने ब्रेक थ्रू को छोड़ दिया होता कि ब्रेक थ्रू करना ही नहीं है और उसने बस अपने आप को इस तरह से लगा दिया कि ताकि वो आसानी से किसी रिसोर्सेज को पा सके और वो मेहनत करना ही नहीं चाहता था। मतलब कि कह सकता हूँ कि पैलेस मास्टर वैंग जान चुका था कि वो केजुअल से ब्रेक थ्रू करके बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे ही करने लगता है। आसानी से रिसोर्स मिले तो उसी को खाकर पेट भरा जाएगा। नेचुरली इसी कारण वो यूनान सिटी से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। वो इससे इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अटैक भी होगा तो प्रोटेक्ट भी यही करेगा, लेकिन लूटेगा भी यही। जिसके साथ लूफेंग अलग था। लूफेंग की कल्टिवेशंस वो आसमान को छू रही थी। नाइन रिवर होली रिलम यूनान सिटी, वो तो बस लूफेंग के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की जैसी है, जो कि उसके रास्ते में आकर गुजर जाएंगी। जैसे गैलेक्सीज आए, यूनिवर्सेज आए, ऑरिजिन कॉन्टिनेंट आए, अब ये ऑरिजिन वर्ल्ड भी आएगी। इसके बाद अपना केज वर्ल्ड का बाहर का दुनिया चलेगा। क्या पता उससे भी आगे कोई दुनिया है या फिर नहीं, इसके आगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि केज वर्ल्ड वही एक लिमिट होती है। इसके साथ लूफिंग कहता कि जब मैं इनफ डेट को एक्यूमुलेट कर लूंगा तो मैं इनफली लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ में ब्रेक थ्रू करके अपने सिटी बिल्डर के अथॉरिटी को ऑब्टेन कर लूंगा और मैं फिर वैंग लॉर्ड हॉल को यूनान सिटी से ही भगा दूंगा। मतलब देख रहे हो लूफिंग पूरी प्लानिंग कर रखा। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लॉर्ड ऑफ यिंगयांग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लूफेंग यूना सिटी में चलते हुए लॉर्ड ऑफ यिंगयांग हॉल को एक मैसेज भेजता है और क्या था कि पैलेस मास्टर यूजियन, मैं अभी रेडी हूं पूरे के पूरे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जो कि यहाँ पे मौजूद है सिटी में, उन सबका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जिसको सुनकर पैलेस मास्टर यूजियन सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्या तुम अभी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। वो कहता है ब्रदर लूफेंग, तुम
कई सारे एल्डर से काफ़ी ज़्यादा फास्टर कर रहे हो और तुमने तो ज्यूटियन पैलेस के कमांडर का भी पावर्स ले लिया है और यहाँ पर तुमने सारे सस्पेक्टेड प्रैक्टिशनर्स को भी स्क्रीनिंग में कर लिया है और अब तो तुम यहाँ पे पूरी सिटी के इन्वेस्टिगेशंस को स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो। ये कुछ ज़्यादा ही तुम जल्दी कर रहे हो। मतलब यार लॉर्ड ऑफ इंडियन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं लू फेंग की इस एस्टोनिशिंग स्पीड को देखकर। तो लू फेंग उसे मैसेज भेजते हुए क्या था कि हर एक केव के अंदर वहाँ पे फॉर्मेशंस लगी हुई है जिसकी वजह से मैं उसके अंदर पीक करके नहीं देख पा रहा हूँ। उनके पास और भी फॉर्मेशंस हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस को मैं नहीं कर पा रहा। मतलब लू फेंग ये कहना चाहता था कि आप कैसे भी करके वहाँ के केव फॉर्मेशंस को शट डाउन कीजिए, मैं वहाँ पर जाके हर एक को स्कैन करूँगा और देखूंगा कि वहाँ पे कौन कौन वो सारे बंदे मौजूद हैं। जिसके साथ यूनियन हॉल के मास्टर कहते कि तुम्हें पहले एक स्मॉल पार्ट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वो कहते हैं लू फेंग जब तुम इस इन्वेस्टिगेशंस को फिनिश कर दोगे तो मैं ये अरेंज कर दूंगा कि कैसे भी करके उन सारे सिटी के फॉर्मेशंस को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। और वो मैसेज भेज देते हैं। लू फेंग भी हामी भरता है क्योंकि यही तो चाहिए था, उन सारे केव के फॉर्मेशंस बंद होनी चाहिए थी। जिसके साथ लू फेंग अपनी बाइनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शंस को फिर से खोलता है और वो चारों तरफ देखना शुरू करता है। एक लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स जो कि स्ट्रीट पे मौजूद थे, लू फेंग उन सबके सोल्स के अंदर झांक देखने लगता है। कह सकता हूँ कि अभी सिटी में सबको नहीं पता था कि यहाँ पे हार्ट बीविचिंग क्लैन का कुछ बंदा पकड़ा गया है और ना ही हार्ट बीविचिंग क्लैन के हर एक लो लेवल और मिड लेवल वाले बंदे को इस बारे में पता होता है, जिसके कारण लू फेंग के पास अभी भी चांसेस होते हैं कि वो इन सबको देख सकता था। अब इसी के साथ लू फेंग सबको स्कैन करना शुरू करता है और अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शंस को यूज कर सबको नोटिस करने लगता है। अब सब लोग खुले में थे तो लू फेंग बड़ी आसानी से उन सबको स्कैन कर सकता था। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहां पे लू फेंग अपने क्लोन्स को एक्टिव करता है। लू फेंग का इकलौता और साथ में लू फेंग का 5 और क्लोन्स आ जाता है जो कि लू फेंग के केव से बाहर निकलता है। हर एक के पास अपनी बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है जिससे कि वो सबको स्कैन कर रहा होता है। टोटल के 6 लू फेंग के क्लोन पूरे के पूरे सिटी को स्कैन करना शुरू करते हैं। वो हर एक जगह चांद मारने लगते हैं। 5 क्लोन्स तो क्लोन्स थे और लू फेंग एक ओरिजिनल होता है। अब इस मोमेंट पे यार यूनियन सिटी में कह सकता हूँ कि प्रैक्टिशनर्स भरे पड़े होते हैं। लू फेंग के माथे पे अपनी बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट होती है लेकिन इसको कोई नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि ये एक हिडन सीक्रेट टेक्निक थी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसको कोई देख पाएगा जब तक कि कोई बहुत ही पावरफुल बंदा आके उसको देखकर ये ना बता दे कि तुमने इसको मास्टर कर रखा है। जिसके साथ लू फेंग वहां पे सबको स्कैन करना शुरू करता है। उसके हर एक क्लोन्स सबके पैलेस के एक एक करके छानबीन करना शुरू करता है। स्पीड के हिसाब से यार लू फेंग, और यहाँ पे मैं बता दूं कि एक दिन आपको कम लग रहा है ना, आपको लग रहा है 24 घंटे ना, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में आपने आया होगा तो उस वक्त देखा होगा टाइम डिफरेंस बहुत ही बड़ा होता है यहाँ का। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग एक एक करके अपने सारे क्लोन से हार्ट बीविचिंग वर्म क्लोन को डिस्कवर करना शुरू कर देता है। जिसके साथ वो पहला हार्ट बीविचिंग क्लोन को डिस्कवर करता है, फाइनली सेकंड हार्ट बीविचिंग को, फाइनली उसने 9th क्लोन को भी डिस्कवर कर लिया होता है। जिसके साथ लू फेंग एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग इस बार नहीं मारता, मतलब मैंने गलती बोल दिया, लू फेंग इस बार सबको डिस्कवर करता है। टोटल में 9 क्लोन्स मौजूद थे। लू फेंग सबको डिस्कवर करता है। अगर यहाँ पे चाहता लू फेंग बड़ी आसानी से उन सबको मार देता, लेकिन लू फेंग एक्शन कोई भी नहीं लेता। जैसे कि मैंने बताया कि अभी सिटी में हल्ला नहीं मचा है कि यह हार्ट बीविचिंग क्लैन के बारे में पता चला है और वहाँ पे लू फेंग का नाम का कोई बंदा सबको स्कैन कर रहा है, इसलिए ये बंदे भी खुलेआम बाहर घूम रहे थे। जिसके कारण लू फेंग इसको बड़े आसानी से पहचान जाता है। टोटल में 9 डिस्कवर होते हैं। लू फेंग यहाँ पे उन सबको रिकॉर्ड में रख देता है क्योंकि ये सारे प्रैक्टिशनर्स यूनियन सिटी में रहते थे और यूनियन सिटी का फॉर्मेशन सब पे नजर बनाए रखता था, इसलिए लू फेंग उन सबको भी जाने देता है। जिसके साथ आधे दिन तक लू फेंग अपने 6 क्लोन से पूरी तरह से कवर करता है। वहां पे लू फेंग ने कई सारे को डिस्कवर करके अपने पैलेस मास्टर युंग यांग से जाकर क्या था कि मैंने ऑलरेडी पूरे सिटी में छान मारा और लगभग जितने भी प्रैक्टिशनर्स केव से बाहर थे उन सबको स्कैन किया और मैंने टोटल में 22 हार्ट बीविचिंग वर्म क्लोन को डिस्कवर किया। जिसको जानकर पैलेस मास्टर भी हैरान हो जाते और काफी ज्यादा खुश हो जाते कि तुमने 22 हार्ट बीविचिंग वर्म क्लोन को डिस्कवर कर रखा है। अब यहाँ पे एक बार उनको मार दिया जाए तो उनके काउजन इफेक्ट को यूज करके बाकी के दूसरे और भी हार्ट बीविचिंग वर्म क्लोन को पता लगाया जा सकता है। वो यही कहते हैं। लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ऑब्जर्विंग सीक्रेट मैटर्स में लू फेंग सबसे बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे और भी स्ट्रॉन्गर बंदे थे जो कि लू फेंग से ज़्यादा पावरफुल थे।
ऑब्जर्वेशन में नहीं बल्कि काउज एंड इफेक्ट में, जबकि उसे एक बार मारा जाएगा तो उससे काउज एंड इफेक्ट निकलेगा जिससे कि ट्रेस करके उसके बाकी क्लोन्स को मारा जा सकता है। तो यहाँ पे लू फेंग इसलिए नहीं मारता क्योंकि अगर वो मारेगा तो अच्छे से ट्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बाकी बंदों को मरवाना चाहता था दूसरे एल्डर्स के हाथों, ताकि वो अच्छे से काउज एंड इफेक्ट को ट्रेस करके बाकी के दूसरे क्लोन्स को भी मारे जा सके। इसी के साथ पैलेस मास्टर यूनियन से मैसेज भेजते हुए कहते हैं कि मैम अलग से एक एल्डर्स के ग्रुप को भेजने वाला हूं जो कि ये 22 लूरकर्स को मारने वाले हैं। एक बार उन सबको मारा जाएगा तो उनके काउज एंड इफेक्ट से बाकी सबको भी पकड़ा जाएगा। तुम्हें इन सारे छोटे मोटे मैटर्स में दिक्कत करने की कोई बात नहीं है। लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एल्डर्स थे जो कि काउज एंड इफेक्ट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे, इसलिए वो उन सबको करने देना चाहता था, जिसके साथ लू फेंग फिर से अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूरे की पूरे सिटी को स्कैन करना शुरू करता है। वो उन सबको देखने लगता है कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, जिसके साथ लू फेंग कहता है कि अभी के फिलहाल तो मैं सबको देख पा रहा हूँ। लू फेंग की पावर्स इतनी होती कि वो पूरे की पूरी सिटी को स्कैन कर पाता है, लेकिन बायोनिक ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी अपनी एक लिमिट होती है। जैसे जैसे एरिया और कह सकते हो डिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ पर लू फेंग की ऑब्जर्वेशनल रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसकी डिटेल की इंफॉर्मेशन कम होने लग जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा लू फेंग की बायोनिक ऑफ डिस्ट्रक्शन उतनी ही कम लेवल ऑफ डिटेल को देख पाएगी, जिसके साथ लू फेंग अभी के फिलहाल कई सारे ब्रेथ को ही देख पाता, उनके फिजिकल बॉडीज को नहीं देख पाता, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे, इसलिए लू फेंग को पास जाकर देखना पड़ता है। जिसके साथ लू फेंग फाइनली उन 22 सस्पेक्टेड लूरकर्स पर अपने आप को अटका लेता है, उन सबको देखने लगता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, जिसके साथ सबको लोकेशन भेज देता है और वो पूरी तरह से विजिबल होता है। 22 एल्डर्स लेवल बेंग एक साथ एक ही टाइम पे उन सारे 22 हार्ट बीविचिंग वर्म क्लोन्स वाले बंदे पे अटैक करते हैं। एक बार में अटैक करते तो मरते हैं, उनकी काउज एंड इफेक्ट को ट्रेस करके बाकी के दूसरे बंदों को मारना शुरू कर देते हैं। मतलब एक कंप्लीट मास्कर यहाँ पे शुरू किया जाने वाला है, जिसके साथ हमें यूना सिटी के आउटर एरिया के एक साधारण केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही रेड रॉक प्रैक्टिशनर होता है जिसने कि लू फेंग को देखा होता है और कहता है कि तुम हो। मतलब कि ये बंदा उतना लू फेंग को भाव नहीं दिया था, मतलब इसे लग रहा था कि ये क्या ही उखाड़ पाएगा, क्योंकि यार इसने लू फेंग के बारे में सुन रखा था, लेकिन लू फेंग के बढ़ी हुई पावर्स को अभी ये नहीं जानता है। जिसके साथ यहाँ पे एक वॉइस आती है जो कि आकर रेड रॉक प्रैक्टिशनर से कहती है किंग हमारे मिडल और लोअर लेवल ट्राइब मेंबर्स यूना सिटी में जो मौजूद है वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। लगभग में अभी हमारे 30 क्लोन्स जो कि हमारे ट्राइब्स में मौजूद हैं वो मारे गए हुए हैं। जिसके साथ रेड रॉक प्रैक्टिशनर उससे क्या था कि क्या आखिरकार मिडल और लोअर लेवल ट्राइब मेंबर्स एक एक करके कैसे मारे जा सकते हैं, मतलब कि वो भी कंफ्यूज होता है। मतलब उसने लू फेंग को देखा था कि एक को तो मारा है, लेकिन आखिरकार बाकी के कैसे मारे जा सकते हैं, वो भी हैरान होता है और वो उससे पूछता कि आखिरकार वो एक्सपोज कैसे हुए और यहाँ पे उन्हें कैसे पता लगाया गया। तो वॉइस कहती है कि हमारे लीडर्स का जो प्लान है, जो ऑपरेशन है, वो हमारा मेन गोल है और ये मेन गोल हमारे सिर्फ कोर मेंबर्स को ही पता है। बात रहे मिडिल लेवल ट्राइब और मेंबर्स और लोअर लेवल की, तो उन्होंने उन पे हमने इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखे हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि आगे बताओ क्या बात है। जिसको सुनकर वो वॉइस कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ये मिडिल और लो लेवल ट्राइब्स मेंबर्स उन्हें नहीं पता है कि आखिरकार क्या करना है और उन्होंने अपने मन मुताबिक किया। जनरली उनके ट्रू बॉडीज अभी भी बाहर है, लेकिन यहाँ उनके जितने भी क्लोन्स हैं वो तो यहीं पे मौजूद है और हमें यहाँ पे पता चलता कि असल में देखो ये मॉन्स्टर्स है, मॉन्स्टर सिटी में आकर अपने रियल बॉडी के साथ रहेंगे। लू फेंग धर पहुंचेगा, उस वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम भी आराम से पता लगा लेगी। इसलिए यार जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर्स बाहर निकले होते हैं, उनको पोजेस करके अपने आप को अंदर भेज कर यहाँ पर दूसरे बंदों को पोजेस किया करते थे। यहाँ पे लू फेंग ने अभी तक जितनों को मारा है ना वो सिर्फ क्लोन्स होते हैं, रियल को तो मारा ही नहीं होता है। इसके साथ यहाँ पे रेड ड्रॉप प्रैक्टिशनर ये बातें सुनकर क्या था कि ठीक है फिर तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, पेशेंस रहो, अभी टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट करने का। तो वॉइस कहता है कि ठीक है आप जैसा कम। इसके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली लू फेंग ने 22 हार्ट बीविचिंग क्लैंस को तो पकड़ लिया होता है। उनको मारने पे और लू फेंग के इन्वेस्टिगेशन से टोटल में 76 लर्किंग क्लोन्स को एक्टिवेट किया गया था, उन सबको फिर से मार दिया गया और
उनके काजन इफेक्ट को ट्रेस किया जाने लगा, जिसके साथ वो और भी संख्या बढ़ने लगती है और वहाँ पे ये बहुत देर तक चलने लगती है। हंड्रेड्स ऑफ सस्पेक्टेड प्रैक्टिशनर्स वहाँ पे अरेस्ट के दौरान ही मारे जाते हैं। मतलब लू फेंग ने सबको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब ये कि वो सारे हार्ट बीविचिंग क्लैन के मेंबर्स हैं। 76 और 100 मतलब 176 इजली किल हो चुके होते हैं। अब पैलेस मास्टर युनजियांग इस चीज से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और कहते हैं ब्रदर लू फेंग, तुमने सच में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लिर्किंग वर्म्स आइडेंटिफाई किए गए हैं स्क्रीनिंग के प्रोसेस में ही। अब उन्हें भी पता था कि यार सिटी में बहुत सारे लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर्स लर्क कर रहे हैं, लेकिन यार उन्हें ढूंढ पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अभी लू फेंग की वजह से ये काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था और लू फेंग भी माइंड नहीं करता, वो भी हार्ड वर्क करता है। वो हर एक सस्पेक्टेड प्रैक्टिशनर्स को चेक करता है। ये प्रैक्टिशनर जो कि पकड़े जाते हैं उन्हें एक ही दिन में रिलीज कर दिया जाता है, जिसके कारण सारे सिटी में लू फेंग की चर्चा होने लगती है। जिसके साथ वो वॉइस जो कि पहले उस रेड बंदे से बात की थी वो फिर से कहता कि किंग, हमने टोटल में 205 क्लोन्स को लॉस्ट कर दिया और ये 23 डिफरेंट ट्राइब्स मेंबर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बाकी के और ट्राइब मेंबर्स इससे काफी ज्यादा डर रहे हैं और इन सारे ट्राइब मेंबर्स की स्ट्रेंथ मिड स्टेज मतलब मिड और अर्ली गॉड एम्पर जितनी है, जिसको सुनकर यार वो रेड रॉक प्रैक्टिशनर्स केयर ही नहीं करता। वो कहता है चिंता ही मत करो, मतलब कि इस बंदे को कुछ पड़ी नहीं होती है। जैसा कि हम जैसे मतलब लू फेंग के लिए अर्ली और मिड वाले अब कोई भी भाव नहीं रखते। लू फेंग पलक झपकते उसको मार सकता है, तो ये बंदे के लिए भी वही अर्ली और मिड वाले कुछ भाव रखते ही नहीं है। जिसके साथ वो कहते हैं कि बहुत ही कम बंदे यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे पता फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे जो लो लेवल और मिड लेवल के हैं ना बंदे, वो फाइनल ऑपरेशंस में कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ वो इस फिर से कहती है कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखकर अपने सारे मेंबर्स को छिपने के लिए बोल दिया है, ताकि वो कोई भी अनऑथोराइज एक्शंस ना ले सके। हमने काफी ज्यादा डैमेज ले लिया है, इसलिए उन्हें छिपना ही पड़ेगा। जिसके साथ वो भी कहता है कि ठीक है ऐसा ही करो, उन्हें छिपने के लिए बोलो और उन्हें श्योर करो कि वो ओबेडिएंट ही है। जिसको सुनकर वहां पे वो सारे फैसला बना लेते हैं और वहां पे रेड रॉक फिर से कहता है कि कुछ जल्दबाजी करने की कोशिश मत करा, अभी भी टाइम है। और वहां पे वो फिर से उन सबको ऑब्जर्व करने लगता है, जिसके साथ हमें ये सभी चीजें दिखाई जाती है। और यहाँ पे रेड बंदा अपने मन में सोचने लगता है कि एल्डर्स ऑफ यूनलान सिटी, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा कि हमारे ट्राइब्स के कितने ज्यादा बंदे यहाँ पे भी मौजूद होंगे। जिसके साथ हमें यहाँ पता चलता है, मतलब आपने पिछले भी जान रखा है कि पूरे 35 सिटीज में से जितने भी बंदे होते हैं, चाहे वो हार्ट बीविचिंग वर्म क्लैंस के थे या सोल डिवोरिंग सर्पेंट क्लैंस के, उन सभी के आधे मेजर फोर्सेस यहाँ पे आने वाले थे और आधे से ज्यादा कोर मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। कोर मेंबर्स वही होते हैं जो कि लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। मतलब कि बहुत सारे लेट स्टेज गॉड एम्पर वाले यहाँ पे बंदे अटैक करने वाले हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और जो परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर पे चले जाते हैं वो किसी क्लैन के ब्रांच होते हैं। अब यहाँ पे ये बंदा सोच ही रहा था, मतलब कि अभी तक वो एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होती है। वो इन सब के बारे में सोचता कि तभी बूम, पूरा का पूरा कह सकते हैं यूना सिटी एक टेरिफाइंग ऑरा से इरप्ट होना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर तो अपना रेड रॉक प्रैक्टिशनर्स भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उसी फॉर्मेशंस की तरफ देखने लगता है जो कि उस बूम के साथ बनना स्टार्ट हो गई थी। एक पर्पल लाइट पूरी की पूरी सिटी को घेरना शुरू कर देती है। बूम, एक और लाउड आवाज वहां पे साउंड करती है, पूरे के पूरे यूनान सिटी को एक मिस्ट के अंदर कवर कर देती है और वो पूरे के पूरे सिटीज को कवर करने लगती है। बूम बूम बूम, हर एक तरह की लाउड नॉइजेस वहां पे आने लगती है। पूरी की पूरी सिटी में हल्ला गुल्ला मच चुका होता है। वहां पे हमें पता चलता है कि असल में ये यूनान सिटी की एक सीक्रेट हिडन स्काई सीक्रेट फॉर्मेशंस होती है जो कि इरप्ट होना शुरू हो गई थी और वो अपने इमेंस पावर्स को जो कि हेवन से थी उसको अनलीज करने लगी थी, जिसके कारण पूरा का पूरा सिटी कह सकते हैं एक टर्मोइल में, मतलब अर्थक्वेक आती है जो भूकंप आ जाती है उसके तहत कांपना शुरू कर देती है। यहाँ पे ओशियंस भी होता है जो कि पूरी तरह से कह सकते हो कि कैसे सुनामी आ जाती है वैसे होने लगती है। और नॉर्मली यहाँ पे कुछ ही एल्डर्स थे जो कि यूनान सिटी के डिफेंसेस को बनाए रखते थे, लेकिन इस समय मतलब मान लो कि कोई अटैक हो गया तो उस समय वो सारे एल्डर्स मिलके अपने फॉर्मेशंस को ऑल आउट गो पे जाके फॉर्मेशंस को बनाते हैं, जिससे कि फॉर्मेशंस अपने जल्दी से फॉर्मेशन सबसे पावरफुल में आ सके। और इस मोमेंट पे बताया जाता है कि पूरी की पूरी इंटायर सिटी की फॉर्मेशंस अपने पावर को अनलीज करना शुरू कर देती है और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होना शुरू करती हैं।
कई सारे यूनिवर्सिटी फैक्शंस में हल्ले हो जाते हैं, वहाँ पे काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी फॉर्मेशन जितने भी बंदे होते हैं हैरान होते हैं। यहाँ तक कि रेड ड्रॉप प्रैक्टिशनर्स भी पूरी तरह से घबराने लगता है और कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिरकार यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशंस अपने फुल कैपेसिटी पे कैसे रन कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी वक्त रन करती है जबकि उन पर अटैक होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है। वो कहता है कि क्या क्या ऑपरेशन एक्सपोज हो चुका है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार जितने भी कोर मेंबर्स थे जो कि एक्शंस में आने वाले थे वो उन्हीं को सिर्फ पता था और सिर्फ लीडर्स को ही पता था। यहाँ पे रेड ड्रॉप प्रैक्टिशनर्स को भी थोड़ा सा अनईजी फील होने लगता है, लेकिन डजन्स ऑफ ब्रेड बीतने के बाद यहाँ पे फाइनली यूनियन सिटी के नंबर्स ऑफ फॉर्मेशंस और इरप्ट होने लगते हैं और सिटी की पावर्स और टेरर पूरे के पूरे सिटी के हर एक कोने कोने में जा सकती है। यहाँ तक कि जितने भी प्रैक्टिशनर्स है सिटी के अंदर वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन तभी एक जेंटल वॉइस पूरे के पूरे आसमान में गूंजने लगते हुए क्या था कि मैं युआंग जियांग हूँ। और यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इसको सुनकर जान जाते हैं कि ये तो हमारे बिल्डर मास्टर हैं, जिसके साथ वो कहते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिशनर्स हो तुम सबको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स लड़की जो भी यहाँ पे है उन सबको डिटेक्ट कर सकते हैं और अब के बाद हम लोग फॉर्मेशन जितने भी केव्स हैं वहाँ पे बैचेज में करके सबको बंद करने वाले हैं। और यहाँ पे जब भी फॉर्मेशंस बंद होंगे तो प्लीज अपने जितने भी डिफेंसिव फॉर्मेशन है उन सबको आप खुद से बंद कर देगा। जितना भी इंटायर प्रोसेस होने वाला है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे इस बात को सुनते वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे सिटी को एक ही दिन में इन्वेस्टिगेट किया जाने वाला था और ये उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो काफी ज्यादा लोअर लेवल के थे, मतलब 90% अल्टीमेट लेवल, जो कि काफी ज्यादा लो लेवल वाले बंदे माने जा सकते हैं, जिसमें से 10% ही अर्ली और मिड और फिर कह सकते हो लेट फिर परफेक्शन इन समय सेमी ह्यूमन इन समय बिलोंग करते हैं। इसलिए उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये लो लेवल लाइफ फॉर्म्स बड़ी आसानी से इन अल्टीमेट अर्ली और मिड वालों को कंट्रोल कर देते हैं। अगर एक बार कंडक्ट किया जाए इन्वेस्टिगेशन, इससे कई सारे लोअर लाइफ फॉर्म्स को पकड़ा जा सकता है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ सिटी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे वॉइस थोड़ी सी परेशान होते हुए कहती है कि देखो अभी भी इन्वेस्टिगेशन करना में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जिसके साथ रेड ड्रॉप प्रैक्टिशनर्स होता ना यार, कह सकते हो कि उसकी बोलती बंद गई थी। वहाँ पे उसे भी समझ नहीं आ था कि आखिरकार चल क्या रहा है और यहाँ पे वो क्या था कि आखिरकार ये हो कैसे सकता है, हमारे किंग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं और जितने भी बंदे हैं अभी शेड्यूल टाइम से अभी तक पहुंचे नहीं है, मतलब कि उन सारे बंदों को अभी आने में टाइम होता है। यहाँ पे उन्हें पता चल गया था कि यार बहुत ही टेरिफाइंग चीजें होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अभी बाहर देखो, यहाँ पे हमें एक चीज बताई जाती है कि यूनियन सिटी पे जो अटैक होने वाला है ना वो बाहर से ही अटैक होगा। 35 सिटीज में से बंदे आ रहे हैं जो कि ये मॉन्स्टर्स होते हैं, तो अभी में सिर्फ 20% ही बंदे यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि सफिशिएंट नहीं होते हैं, उन्हें आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए समय ठीक नहीं था कि अभी ऑल आउट अटैक किया जा सके। इसके साथ वो कहा था ठीक है कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे मैंने पर्सनली अपने एक्शंस को लिया तो मैं अपने कुछ ग्रुप्स के साथ थोड़ी मोड़ी कैजुअलिटीज तो बना ही सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी सिटीज़ के अंदर भी उनके बंदे मौजूद होते हैं और यहाँ पे वो समझ जाता कि अब वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिटी एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशंस पे जाने वाला है। जिसके साथ वो सबको ऑर्डर बोलता है, कहता कि हमें अपने प्लान से पहले ही एक्ट करना होगा। और ये वॉइस सारे के सारे प्रैक्टिशनर जो कि लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे उन सबके पास चली जाती है और सबको पता चल जाता कि अब क्या करने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वॉर को देखने वाले हैं, मतलब फाइट होने लगेगी। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं, तब तक के लिए बाय।